सुप्रभात बच्चों। आज मैं आप लोगों को संस्कृत व्याकरण के में समास प्रकरण को आप लोगों को समझा रहा हूँ। समास क्या है? जैसे समास यानी सम सनम समासः, यानी शब्दों को, दो शब्दों को आपस में जोड़ कर लिखना समास कहलाता है। समास में विभक्तियों का लोप होता है जब दो शब्दों को आपस में जोड़कर लिखना, पढ़ना समास कहलाता है। यानी शब्दों को जोड़ कर लिखना, संक्षेप में लिखना समास कहलाता है। शब्दों को संक्षेपीकरण करना समास है। यानी दो शब्दों को विभक्ति रहित संक्षेप में लिखना समास कहलाता है। बहुत सारी परिभाषाएं हैं समास की, जिसको आप सरल से सरल ढंग में समझ सकते हैं। यानी शब्दों को संक्षेप में लिखना समास कहलाता है। और समास सबसे बड़ी पहचान है, इसमें विभक्तियों का लोप होता है। विभक्ति यानी कारक हिंदी में कारक और संस्कृत में उसके विभक्ति या उपपद कहते हैं। तो विभक्तियों का लोप होता है, इसलिए उसको लिखने में, पढ़ने में आसान होता है। इस समास कहलाता है। जैसे परेशान, उपकारः। अब ये दो शब्द हो गए, हमको लिखने में भी समय लगा और पढ़ने में भी समय लग रहा है। इसलिए इसको हम सामासिक रूप दे करके सामासिक पद बनाएंगे तो हो जाएगा परोपकारः। यानी जो ये परेशान में से विभक्ति है, इसका लोप हो गया और ये शब्द बन गया परोपकारः। इसी तरह विद्यायाः आलयः, ये बन गया विद्यालय। यानी हम लोगों को लिखने में भी समय बच रहा है, पढ़ने में भी समय बच रहा है। इसीलिए हम लोग समास का उपयोग करते हैं। कोई भी हिंदी में, संस्कृत में कुछ भी पढ़ने का जो आवश्यकता है, शब्दों को, पुस्तकों को, वहाँ समास का उपयोग किया जाता है। इसी तरह अब जब समास की परिभाषा आप समझ गए कि समास क्या है, दो शब्दों को आपस में जोड़ करके लिखना समास कहलाता है। सबसे सरल पहचान है। इसमें समास में विभक्तियों का लोप होता है और दो शब्दों को बहुत नज़दीक से लिखना समास के अभेद। समास
कि मुख्य रूप से छह भेद होते हैं। यानी समास के कितने भेद हो गए? 6 भेद। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास और चौथा द्विगु समास, पांचवा बहुब्रीहि समास और छठा द्वंद्व समास। यानी अब हम जान गए पहले समास की परिभाषा, समास क्या है। इसके बाद हमारी जिज्ञासा बढ़ती है कि आखिर समास तो जान गए, लेकिन ये कितने प्रकार का होता है, कैसे इसका उपयोग होता है। तो समास के आप जान गए भेद में कि समास 6 प्रकार का होता है। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय और चौथा है द्विगु, पांचवा है बहुब्रीहि समास और छठा है द्वंद्व समास। इसको किसी भी क्रम से लिख सकते हैं, इसमें कोई आप लोगों को वो नहीं है कि आप इसी क्रम से लिखें, लेकिन 6 भेद उसके होने चाहिए। जैसे कि 6 भेद में पहला है अव्ययी भाव समास। इसको हम विस्तृत अध्ययन करते हैं उदाहरण के सहित। अव्ययी भाव समास, जैसे कि इसकी परिभाषा है पूर्व पद प्रधानों पूर्व पद प्रधानों अव्ययी भावः। इसकी संस्कृत में पहचान है कि पूर्व पद प्रधानों अव्ययी भावः, यानी जिसका जैसा कि नाम है अव्ययी भाव, तो पहला पद क्या होगा? अव्यय। जैसा कि आप जानते हैं कि समास 2 शब्दों से मिलकर के पद बनता है, तो जब उसको अलग अलग करेंगे तो पहला पद 2 पद होते हैं। पहला है पूर्व या प्रथम पद और दूसरा है उत्तर या दूसरा पद, द्वितीय पद। तो यानी अव्ययी भाव की पहचान है कि पूर्व पद प्रधान, यानी पहला पद, पूर्व का मतलब पहला, प्रथम पद प्रधान होता है जिस समास में, जिस शब्द में, वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। इसकी परिभाषा हिंदी में समझिए, जहाँ पूर्व पद अव्ययी या प्रधान होता है और दूसरा पद संज्ञा की विशेषता
बताने वाला होता है। यानी अव्ययी भाव समास में पहला पद जो है यानी पूर्व पद अव्यय सूचक शब्द होते हैं और वही प्रधान होता है। प्रधान का मतलब उस पद में पहला पद जो है समास में प्रधान का मुख्य सबसे उसका लक्ष्य होता है। जैसे यथाशक्ति, यानी यथाशक्ति है, जैसी आपकी शक्ति हो, बल हो, ताकत हो, इसको समास विग्रह करेंगे। यानी इसमें पहचान पहली क्या है कि यथा शब्द जो है अव्यय सूचक शब्द है। यानी अव्यय को आपको जैसा मालूम होगा, पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि अव्यय एक ऐसा शब्द है जिसमें लिंग विभक्ति वचन और कारक के अनुसार ना तो उसके रूप में ना उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता। ऐसे शब्दों को अव्ययी शब्द कहते हैं। यानी यथा जो है, चाहे आप जिस उसको लकार में जिस लिंग में कोई इसको परिवर्तन नहीं होता, ना तो इसके रूप में परिवर्तन होगा ना इसके अर्थ में। यथा का मतलब है जैसे, शक्ति ताकत, यानी यथाशक्ति है, शक्तिम अनतिक्रम्य, शक्ति के अनुसार यथाशक्ति। दूसरा प्रतिदिनम, इसमें प्रति शब्द जो है अव्यय है, इसीलिए इसका समास विग्रह हो गया दिनम दिनम। प्रति, तो समास का उपयोग करने से हमको लिखने और पढ़ने दोनों में समय की बचत होती है और उसका अर्थ में कोई बदलाव नहीं होता है। प्रतिदिनम का दिनम दिनम प्रति। अब इसी तरह इसका दूसरा है दूसरा भेद तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में इसकी परिभाषा है प्रायेण उत्तर उत्तर पद प्रधानो उत्तर पद प्रधानो तत्पुरुषः। यानी तत्पुरुष समास में उत्तर पद यानी दूसरा पद जो है इसमें प्रधान होता है और विभक्तियों का लोप होता है। विभक्तियों का उपयोग जो है तत्पुरुष समास में अधिकांश किया जाता है। प्रायण यानी जहाँ उत्तर पद प्रधान हो और विभक्तियों का लोप हो जाता है, वह तत्पुरुष समास
कहलाता है। यानी तत्पुरुष समास में विभक्तियों का लोप होता है और विभक्ति के अनुसार इसके कई भेद होते हैं। और उत्तर पद प्रधानो तत्पुरुषा है, दूसरा पद प्रधान होता है। उत्तर पद यानी दूसरा पद, पूर्व पद यानी पहला पद, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है और विभक्तियों का लोप होता है। जैसे ग्रामम गतः, ये दो शब्द हैं। अब इनको समास रूप देना पड़ेगा, तो जब एक साथ लिखेंगे ग्राम गतः, यानी ग्रामम द्वितीया का है, इसमें पहला पद जो है द्वितीया विभक्ति से और दूसरा पद जो है प्रथमा विभक्ति का होता है। क्रमशः ऐसे बदलते जाते हैं। ग्रामम गतः, गांव को गया। ग्रामम ये द्वितीया विभक्ति का शब्द है, क्योंकि अकारांत शब्द होने के कारण इसका रूप इस तरह चलता है। तो ग्रामम गतः, गांव को गया। एक तीसरा है तृतीया तत्पुरुष, समास। इसमें पहला पद तृतीया विभक्ति और दूसरा पद प्रथमा विभक्ति। होता है। जैसे वाणेन हता है, यानी वाणेन जो है तृतीया का वाण से मारा। यहाँ पर तृतीया विभक्ति का लोप हो गया और शब्द बन गया वाण हता। इसी तरह इसको हर विभक्ति के अनुसार इसके उदाहरण क्रमशः है। चतुर्थी तत्पुरुष, दीनाय दानम, दीन दानम, पंचमी तत्पुरुष,
रोगात् मुक्तः रोग मुक्त षष्ठी तत्पुरुष रामस्य मंदिरम राम मंदिरम यानी रामस्य मंदिरम, राम मंदिरम राम का मंदिर। षष्ठी में अब आ गया सप्तमी तत्पुरुष जले मग्न। जले सप्तमी विभक्ति का रूप है, इसलिए शब्द बना जल मग्न। तो इस तरह से तत्पुरुष समास के आप द्वितीया से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक ये तत्पुरुष होते हैं। और इसमें एक और तत्पुरुष का भेद है जिसको नन तत्पुरुष कहते हैं, यानी इसमें पहला शब्द जो है न शब्द आता है, जैसे अनादर है, अधन न आदर, अनादर असत्य न सत्य। ये तत्पुरुष के एक अलावा है जिसको नन तत्पुरुष कहते हैं। इसका उदाहरण देखो, न आदर अनादर न सत्य बराबर असत्य। जैसा कि इसका नाम है नन तत्पुरुष, यानी इसमें पहले क्या कहो ना ही मिलेगा। ना उपस्थित बराबर अनुपस्थित। ये नन तत्पुरुष के उदाहरण हैं। इस तरह आपका तत्पुरुष समास का जो उदाहरण और परिभाषाएं थी वे खत्म हो गई। इसी तरह समास के जो बाकी बचे हुए भेद हैं, जैसे कर्मधारय, देव, बहुब्रीहि, द्वंद्व, इनके जो बचे हुए हैं इसको अगले वीडियो में हम आप लोगों को समझाएंगे। धन्यवाद।